हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। होपफुली यू आर फाइन, है ना। और सर्दी से बच के रहना, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमारा जो चैप्टर है, मैंने वो जो स्टार्ट किया, मैंने देखा आप लोग उसमें देख रहे हो, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं देख रहे हो। क्यों भाई, मज़ा नहीं आ रहा? या मे बी शायद ऐसा लग रहा होगा क्यों पढ़ना कर। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आजकल ये सोच रहे हैं कि सारे एग्जाम्स एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग सब ऑनलाइन हो जाएगा या प्रमोट हो जाएंगे। प्लीज़ ऐसा मत करना। देखो, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर आपको कहीं कॉम्पीट करना हो ना किसी एग्जाम के लिए, तो ये जो टाइम आपका चला गया, जिसको आपने ऐसे ही गवा दिया पढ़ के कि ऑनलाइन पेपर दे के प्रमोट हो जाएंगे, बहुत नुकसान देगा। इसलिए रेगुलरली पढ़ो। जो चीज़ आपकी जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वॉट एवर, है ना, जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ उसको प्लीज़ रेगुलरली पढ़ो, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने प्रॉपर्टीज दोनों की पढ़ रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हमने कंपैरिजन किया था, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहले अगर मेटल्स को हम एयर में बर्न करते हैं या एयर में रख देते हैं तो क्या होता है, मतलब कहने का मतलब है मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। एक एग्जांपल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिबन को अगर आप जलाओगे तो नीचे वाइट ऐश, है ना, इकट्ठा हो जाता है। तो मैग्नीशियम जब भी जलता है उसमें एक डेजलिंग वाइट फ्लेम आती है ना। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। वैसे भी आपने पढ़ा था ना, फ्लेम टेस्ट देते हैं मेटल्स, अलग अलग कलर्स देते हैं अगर आप जलाते हो उनको, ठीक है। जलाने का एक्चुअली क्या होता है, लैब में ना ग्लास रॉड पे आप थोड़ा सा वो मेटल रख लो या स्पैचुला पे वो मेटल रख लो, जला के देखो। बट ऐसा मत करना, वो इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है मेटल कितना रिएक्टिव है। कोई कुछ मेटल्स आपके इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि वो विगरसली रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है। जैसे सपोज करो सोडियम पोटेशियम है, उनको जब आप ऐसे ही नॉर्मली रख देते हो ना, सोडियम पोटेशियम को मैंने आपको बताया था, वो दे कैन बी इजिली कट विद नाइफ, ठीक है। थोड़ी सी उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर आप उनको ऐसे ही रख देते हो एयर में, वो आग पकड़ लेते हैं। इसी वजह से उनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम, दे कैच फायर इन एयर, कैच फायर इन एयर, आग पकड़ लेते हैं। देयरफॉर स्टोर्ड इन ऑयल या केरोसिन ऑयल में, मोस्टली तो उसी में होता है, स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, ठीक है। तो देखो आप रिएक्टिविटी कितनी वेरी कर रही है ना। अच्छा, इसी तरह से सपोज करो आपके कुछ मेटल्स हैं, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, ठीक है। ये आपके ऐसे हैं कि एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, नो डाउट। बट रिएक्ट करने के बाद एक लेयर बना देते हैं अपने ऊपर, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर इनके केस में बन जाती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन देयर सरफेस, ठीक है। जिंक, लेड, एल्युमिनियम, इनमें क्या होता है, एक मैग्नीशियम में भी एक्चुअली ऐसा होता है, बट मैग्नीशियम इसमें मत कंसीडर करना, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। जिंक, लेड, एल्युमिनियम ही ठीक रहेगा। इनमें प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो एल्युमिनियम मेटल है या कोई भी इनमें से आपका जो भी मेटल है ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन के साथ नो डाउट रिएक्ट करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन जैसे आपका सोडियम पोटेशियम दे रहा था ऐसा नहीं है। सिंपली रिएक्ट किया, एक लेयर ऑफ ऑक्साइड बना देगा उसकी अपने आसपास, उस मेटल के ऊपर, मतलब एक जो भी ऑक्साइड बनेगा उसकी लेयर बन जाएगी। उसके बाद फर्दर क्या होगा, उसके बाद फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो मेटल आपका रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो जाएगा। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन हम पढ़ चुके हैं ना, उसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो आपकी एयर, वाटर वेपर्स हैं, जो भी है, रिएक्ट करके मेटल को खराब कर रही हैं, उसे हम कहते हैं ना कोरोजन। तो प्रोटेक्टिव वर्ड मैंने इसीलिए कहा कि एक बार जब वो ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी उस मेटल के ऊपर, उसके बाद आफ्टर दैट रेजिस्टेंट टू कोरोजन, आफ्टर दैट वो रिएक्ट नहीं करेगा, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉपर की, ठीक है। कॉपर देखो रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड की लेयर भी बनाएगा, बट मतलब बहुत स्लो सा, लेकिन ठीक है। कॉपर की रिएक्टिविटी वेरी स्लो, या आप ये ऐसे कह लो वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। कोटिंग इसके ऊपर जो बनती है ऑक्सीजन की, वो ब्लैक कलर की बनती है। अभी हम इनकी सबकी रिएक्शंस भी करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब ऑक्साइड की जो लेयर्स बन रही है उनका क्या फॉर्मूला है, रिएक्शन क्या है, ठीक है, दैट वे। अच्छा, कॉपर के बाद अगर मैं बात करूं गोल्ड सिल्वर, वो तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। गोल्ड सिल्वर नो रिएक्शन। तो आपने देखा कितनी वेरिएशन है ना। हम पढ़ क्या रहे थे कि मेटल्स
मेटल्स बर्नड इन एयर कह लो, या मेटल्स अलग अलग डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या लिखा होगा। मेटल्स बर्नड इन एयर, या रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्साइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टू फॉर्म ऑक्साइड। तो इसमें सब में क्या है, एटमॉस्फेयर में आपके ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, मेटल उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, आप उसको रोक भी नहीं सकते हो, है ना। तो जो मेटल आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो फटाक से रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसमें हो सकता है अगर कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा, और अगर सपोज करो कुछ ऐसे आपके मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं बट रिएक्ट करने के बाद क्या बना देते हैं, एक लेयर, ऑक्साइड की लेयर तो बनेगी, वो उसको फर्दर क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, उस मेटल को प्रोटेक्ट करेगी कि वो आगे और रिएक्ट ना करे, है ना। आगे रिएक्ट नहीं करेंगे। रेजिस्टेंट टू करोजन का मतलब जो इस वाले के लिए हमने कहा था ना, इसके लिए आफ्टर दैट रेजिस्टेंट टू कोरोजन, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड के लिए, कि उसके बाद वो फर्दर रिएक्ट नहीं करते, कोरोड नहीं होते। कोरोड आपका एटमॉस्फेरिक जो गैसेज हैं वो करती हैं मेटल को, ठीक। उसके बाद आपका आगे हमने कॉपर पढ़ा, ना के बराबर रिएक्ट करता है, ऑक्साइड की लेयर बनाता है, लेकिन बस ब्लैक, मतलब ब्लैक कलर की होती है वो, हम रिएक्शन करेंगे ना, मैं आपको मैंने कहा मैं तब बताऊंगी, ठीक है। तो और उससे भी ज़्यादा अगर हम बिल्कुल डल अगर रिएक्शन कहें, या उससे भी ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव, तो गोल्ड सिल्वर, जिसकी आप ज्वेलरी बनाते हो, वो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। बट ऑक्सीजन के साथ नहीं करते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सिल्वर तो थोड़ा थोड़ा काला पड़ जाता है, गोल्ड का भी रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नो डाउट वो ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट कर सकते, हो सकता है किसी और के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, जैसे सिल्वर सल्फाइड्स के साथ करता है, उसके कारण ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही कोई लेयर बनेगी। एटमॉस्फेयर में आपकी कई तरह की गैसेज हैं, उनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट करके कोई लेयर बन सकती है ना। तो दैट इज़ आप ये कह सकते हो कि वो एक तरह से रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है उस मेटल की, कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनमें से किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ नहीं कर रहा, ठीक। तो इन जनरल क्या करेंगे, हम मेटल और ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अलग अलग रिएक्शंस लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेटल जब भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, यानी O2 के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ये इन जनरल आपकी रिएक्शन है ना। अब किससे शुरू करें, सोडियम पोटेशियम से कर लेते हैं। सोडियम का आपने देखा अगर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ठीक है। इसको हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा ट्वाइस नहीं करना पड़ेगा, इसको और ज़्यादा करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। हाँ, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। सोडियम और पोटेशियम का एक ही तरह का ऑक्साइड बनता है, K2O N2O। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 नेगेटिव है, सोडियम पोटेशियम की +1, राइट। फिर आती है बात मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम हमने O2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो मैं साथ के साथ बैलेंस भी कर दे रही हूँ, यही बनेगा ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको कि आपने ये कहा था कि डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ वो मतलब जब आप उसको रिएक्ट करोगे, बर्न करोगे, जलाओगे ऑक्सीजन में, तो डैजलिंग वाइट फ्लेम आएगी, ठीक है, काफ़ी चमकदार सी। अच्छा, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है ना क्या बनता है, एल्यूमिना, Al2O3। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो आपको पता लग गया है क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ऐसा कि 6 आ जाए। तो यहाँ हम 3 कर देंगे, यहाँ हम 2 कर देंगे, ठीक है। 3 2 6, 3 2 6, ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम 4, ठीक है। अच्छा, जिंक का आपका बनता है ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इसको ट्वाइस कर देते हैं। कॉपर का भी ऐसा ही बनता है, ये आपका होता है ब्लैक कलर का। मैं कह रही थी ना कॉपर की जो कोटिंग है ये ब्लैक कलर की, कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर की, उसकी परत जम जाती है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हमने किस में कहे थे, मतलब मिडल जैसी, इनकी बीच में हम कहना चाहिए कि रिएक्टिविटी है ना, मॉडरेट सी रिएक्टिविटी है, ठीक है। मैग्नीशियम भी ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी में आता है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस, सिल्वर गोल्ड तो करता ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसे आयरन है, आयरन आपका डजंट बर्न इन एयर, ठीक है। नॉर्मली आप उसको एयर में जलाओगे या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऐसे नहीं जलेगा, लेकिन आयरन फिलिंग्स बहुत विगरसली रिएक्ट करती हैं। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, या आप उसका पाउडर जैसा आती हैं आयरन फिलिंग्स, ठीक है, रिएक्शन में लैब्स में यूज़ होता है प्रिपरेशन वगैरह करने में, वो आपकी क्या करती है, बहुत विगरसली रिएक्ट करती है। विगरस रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक तो तुरंत रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्शन आपकी उसमें ज़्यादा हीट निकल सकती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी हो सकती है थोड़ा सा, ठीक है, केयरफुली करना पड़ता है वो।
तो ये हो गए आपके सारे अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में जो कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स में भी अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स हैं। कोई आपके, अगर आप फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूले से पता लग रहा है ना, ठीक है, वैलेंसी पे डिपेंड करेगा और उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जैसे ये है आपका, ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्साइड्स भी हमने क्या पढ़ा था, 2-3 टाइप्स के पढ़े ना, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन है, हमने कल पढ़ा था ना, मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड, ये हम कर चुके थे ना, मैंने आपको याद है कहा था नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मैंने याद करने का तरीका बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। तो इससे याद रखना कि एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, और कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल मैंने दिया था बेसिक ऑक्साइड के लिए, ठीक। तो वो दोनों तो चलो है, उसको हम अभी अलग से डिटेल में करेंगे डिस्कस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि वो आपका ऑक्साइड जो बना है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर अपना अलग अलग बनाएगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करें पहले, एक बार ये चेक करते हैं Al2O3 कि ये रिएक्ट करके क्या क्या देगा, दोनों के साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ भी। ये रिएक्टिविटी जो है ना, ये आपने बाद में अभी इसी चैप्टर में आ जाएगी, रिएक्टिविटी सीरीज डिटेल में, ठीक है। एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो कैसा मर्जी एग्जाम हो, ठीक है। Al2O3 आपका ऑक्साइड था, आपने उसको एक बारी रिएक्ट कराना है HCl के साथ और एक बारी आप उसको रिएक्ट करवाओगे बेस के साथ, ठीक है। चलो, ऊपर रिएक्ट करके क्या बनेगा पता ही आपको, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या होगा, AlCl3 प्लस वाटर, लेकिन बैलेंस करना जरूरी है। Cl3 यहाँ से पता लग रहा है, इसको थ्राइस कर देते हैं, ठीक है जी। इसको थ्राइस किया तो हाइड्रोजन यहाँ तो 3 है, वहाँ 2 है, तो जाहिर सी बात है पता लग गया ना कि अब हमारा सेम तो आ नहीं सकता, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आपका यहाँ 3 है, वहाँ 1 है, कहीं और नहीं है। सो इट मीन्स हमें वैल्यू कुछ ऐसी करनी पड़ेगी, यहाँ पे हो सकता है हमें वैल्यू करनी पड़े थ्राइस, ठीक है। वैसे मैं रैंडम कर दे रही हूँ, मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए। चलो शुरू से करते हैं, माय मिस्टेक, इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब शुरू से करते हैं जैसे मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। एल्यूमिनियम ट्वाइस, मैंने आपको कह रखा है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में करो। वो एक्चुअली प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो जाता है ना, देखते ही जो आता है डायरेक्टली कर दिया जाता है, बट आपके लिए यही तरीका सही होगा कि आप उसे एक एक स्टेप वाइज करो, पहले दूसरे एलिमेंट्स करो, लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन करो। तो सबसे पहला एलिमेंट एल्यूमिनियम पकड़ो, एल्यूमिनियम ट्वाइस, वहाँ पे कितना है 1, इसको ट्वाइस कर दूं मैं, कर दिया जी, एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस। उसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा लेना है हमने, क्लोरीन। क्लोरीन उस साइड कितना है 6, 3 to the 6 है ना, यहाँ पे भी हम 6 कर देते हैं। चलो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन 6 है, तो यस 2:1 की रेशियो आ रही है, इसको हम थ्राइस कर देते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 3 to the 6 हाइड्रोजन हो गए एंड 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। तो हमारा जो ऑक्साइड था इसका नाम होता है एल्यूमिनियम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, दोनों ही कहते हैं उसको। एल्यूमिनियम नाम तो कॉमन नेम है ज़्यादा। तो ये आपका रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, सॉल्ट बना रहा है और वाटर। अब इसके साथ क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का जो सॉल्ट है विद सोडियम, वो क्या बनेगा, जैसे याद है सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, इस तरह का सॉल्ट बनेगा आपका। तो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे जिंकेट एल्यूमिनेट तो AlO2, ठीक है। AlO2 और सोडियम दोनों की वैलेंसी 1 है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, प्लस वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट। इसको ऐसे याद रखना, जिंकेट ZnO2 MnO2 है ना, उस तरह से MnO2 1 नेगेटिव, तो यहाँ पे 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, इसलिए फॉर्मूला आपका इजीली आ गया, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद कहाँ गया एल्यूमिनेट, इसको दोबारा से बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम आपका 1, यहाँ पे 2, तो ट्वाइस कर दें, यहाँ पे भी ट्वाइस करना पड़ेगा। 2 एल्यूमिनियम हो गया, 2 सोडियम हो गया। उसके अलावा अब ऑक्सीजन, हाँ पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। चलो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 to the 4 और 5, यहाँ कितना है 2 और 3 to 5, अरे वाह बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ ट्वाइस है, वहाँ भी ट्वाइस है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, मुझे तो लगा शायद करना पड़ेगा। तो ये आपका देखो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड एज वेल एज बेस, क्यों, क्योंकि एम्फोटेरिक इन नेचर है, ठीक है। एक और तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, हमने एसिडिक ऑक्साइड पढ़े, एसिडिक बेसिक मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी आपको। एसिडिक या बता ही देती हूँ, डिटेल में क्या बताना, साथ के साथ कर ही लेते हैं, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड्स आप किनको कहोगे, ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद
सपोज करो एग्जांपल हम ले लेते हैं पहले, है ना, उससे क्लियर हो जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड्स में हम लेते हैं CO2, अच्छा उसके बाद SO2 और यहाँ Na2O K2। जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, खुद तो बेसिक हैं तो रिएक्ट किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ, ठीक है। दीज आर द ऑक्साइड्स जो खुद बेसिक हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही इनका है, एसिडिक ऑक्साइड्स खुद एसिडिक इन नेचर हैं तो किसी आपके बेस के साथ रिएक्ट करवा के, ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। वो आपका जो फॉर्मूला है रिएक्ट करने का एसिड बेस सॉल्ट वाटर वाला, वो हमेशा सेम रहेगा। उसमें चाहे ऑक्साइड है सल्फाइड है उससे मतलब नहीं है। उस मेन चीज़ क्या होती है कि दो चीज़ जो रिएक्ट कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है, एसिडिक एंड बेसिक नेचर है कि कैसा नेचर है, ठीक है। उसी पर डिपेंड करेगा कि कोई और आगे सॉल्ट बनता है प्लस वाटर। अब एक और कैटेगरी है न्यूट्रल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक तो आपने पढ़ा, जो दोनों तरह का नेचर शो करेंगे। न्यूट्रल ऐसा है नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सुना कभी है, आई थिंक शायद नहीं पढ़ा होगा, अब जरूर ध्यान देना। मतलब वो ना एसिड की तरह काम करता है ना बेस की तरह काम करता है, कोई सी भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता वो ऑक्साइड। एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोसिल, ठीक है। तो ये याद रखना, एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड हो गए, अलग अलग टाइप से ऑक्साइड पढ़ ली हमने। एम्फोटेरिक इन नेचर वाली कहना चाहिए रिएक्शन पढ़ी, सिचुएशंस पढ़ी, ठीक है, कि कैसे कैसे बिहेव करता है वो एसिड के साथ और बेस के साथ। ये सब आपके जब क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें किसी ना किसी फॉर्म में पूछा होगा। ये आपको अभी सपोज ऐसा लग रहा होगा कि हमें कैसे करना है, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इसको याद कैसे रखना है। बस फिलहाल के लिए ये याद रहे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, क्योंकि उससे आपको रिएक्शन का अंदाज़ा लगता है कि कैसे रिएक्शन होगी, है ना। जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करना, तब जाके समझ में आएगा। अदरवाइज बार बार सिर्फ रट्टा मार के पढ़ोगे तब बात नहीं बनेगी, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज आपको ग्रेजुअली याद होगी, अचानक से आप सोचो कि याद हो जाए तो नहीं होगी, ठीक। चलो थोड़ा और आगे कुछ नया टॉपिक इसके आगे, मतलब इसी की कंटिन्यूटी का है, वो पढ़ते हैं, है ना। इसमें कई सारी अभी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको जाननी है और मुझे बतानी है। चलो ऐसा करती हूँ, मैं आपको कुछ कंपाउंड लिखती हूँ, ZNO और अच्छा ठीक है, ये कुछ मैंने ऑक्साइड्स लिखे हैं। ये मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, जितना अब तक आपने पढ़ा है ना, वीडियो पहले पॉज करो, उसके बाद खुद से सोचो कौन कैसी रिएक्टिविटी किसका क्या है ना, कौन ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव, उसके हिसाब से खुद से एक बार ट्राई करो कि कौन, जितने ऑक्साइड्स कराए ना टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, उन्हीं में से कोई ना कोई आपके हैं, तो आप पहले ट्राई करो। उसके बाद मैं बोलूँगी फिर वीडियो फिर दोबारा से ऑन कर लेना और चेक करना कि आपका आंसर इनके आंसर्स के साथ, मेरे आंसर्स के साथ मतलब मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। फायदा तभी है ना, देखो खुद से एसेस करने का तरीका, अदरवाइज देख देख के करते जाओगे तो कभी हम सीख नहीं पाएंगे। जब तक हम ट्राई नहीं करते हैं हमें पता नहीं लगता है, राइट। अच्छा हमने क्या कहा था, सोडियम पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, राइट। और मेटल्स के हमने क्या कहे थे, ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ठीक है। ये तीनों आपके मेटल है ना, मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम, दीज आर बेसिक इन नेचर। आप सोचोगे मैंने इसको क्यों नहीं किया, जिंक भी तो मेटल ही है। यस, जिंक और एल्युमिनियम आपको याद है हमने क्या कहा था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो ये है आपका एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। उसके बाद अब बात रही, अच्छा एक और लिख देती हूँ मैं, SO3, याद आ गया तो लिख दिया हाँ, एम्फोटेरिक हो गया, बेसिक हो गया। अब कौन कौन सा रह गया, न्यूट्रल और एसिडिक। न्यूट्रल मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, CONO, तीसरा याद कर लो N2O, ठीक है। इसका देखो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी नहीं होती ना। उसके बाद आपका रह गया फॉस्फोरस और सल्फर वाले ऑक्साइड्स। तो फॉस्फोरस एंड सल्फर आपका नॉन मेटल में आता है, ये दोनों ही क्या हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। अब जब तक अगर पहचान नहीं होगी ऑक्साइड की, यू कांट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, तो ये बेसिक चीज़ें ज़रूर करना। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ, सपोज करो जो मेटल ऑक्साइड्स है उनकी मैं रिएक्शन करवा रही हूँ, नहीं सिंपली मेटल की करवाती हूँ, मेटल की रिएक्शन में करवाती हूँ वाटर के साथ, तो क्या बनेगा। अभी हमने क्या करवाया, मेटल और ऑक्सीजन, तो बना मेटल ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद मैं कहती हूँ मेटल और वाटर में रिएक्ट करवा रही हूँ, मेटल प्लस वाटर, यहाँ पे आपका बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस
हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो एक स्टेप में हमने क्या किया, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अब अगर सपोज करो मैं इसको मेटल ऑक्साइड को फर्दर और वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या बनेगा, तो बनता है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, इन्हें आप क्या कहते हो, बेस तो कहते ही हो, आपने पढ़ रखा है ना, बेस कहते हैं। एक वर्ड हम क्या कहते हैं इनके लिए, अल्कली। तो एल्कलीज एक्चुअली किन के लिए है, बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या बोलेंगे हम, बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड एज एल्कलीज। अब मैं आपसे अगर पूछूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये एल्कली हैं या नहीं है, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, यस ये अल्कली हैं। ठीक है, और उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड वो भी तो बेसिक इन नेचर है, बट वो एल्कली नहीं है, राइट, दे आर नॉट एल्कली। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि एल्कलीज का मतलब क्या है, जिसमें OH आयंस दें, OH नेगेटिव आयंस दें। देखो याद करने का तरीका मैं मानती हूँ ठीक है वो, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपको सही पढ़ना है तो उसका मेन मतलब यही है कि वो बेस जो कि पानी में सॉल्युबल हों उन्हें हम एल्कली कहते हैं, जो टर्म है उसका एग्जैक्ट मतलब। क्योंकि ऑप्शंस में सपोज करो आपको यही आया होगा, अगर एक ऑप्शन ये लिखी होगी बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, अगर आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ OH नेगेटिव आयन पता है, तो आप गलत कर सकते हो आंसर, राइट। तो इसलिए ये पता होना जरूरी है कि जो बेस पानी में घुल जाता है उसे हम कहते हैं एल्कली, जो नहीं घुलता वो एल्कली नहीं है ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेस वाले तो आपके कई सारे हैं ना, ये भी तो आपके ऑक्साइड्स ही हैं, बेसिक इन नेचर हैं। ठीक है, बेस हैं ये, बट पानी में सॉल्युबल नहीं है। पानी में सॉल्युबल आपके ये है, ये दोनों हैं, ये हैं, ये हैं, ये सारे आपके एल्कलीज हैं। ठीक, तो अब हम अगला टॉपिक, हमने ऑक्साइड्स में कुछ रह तो नहीं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स करा दिए, उनकी रिएक्टिविटी के बारे में बता दिया, एल्कलीज के बारे में बताया, और हाँ एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है एल्युमिनियम के केस में। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी आती है वो बताती हूँ मैं आपको, एनोडाइजिंग करके। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखो तो नाम आपका कुछ सिमिलर इससे लग रहा है, एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी हुई है ना, कि किसी बीकर में आपने कोई सॉल्यूशन ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी आपने उस इलेक्ट्रोलाइट में से, तो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एनोड कैथोड, उस पर कुछ ना कोई गैस या जो भी आपका सॉल्ट है वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, राइट। तो एनोडाइजिंग वर्ड एक्चुअली वैसे तो अगर हम कहें तो इसको हम इन जनरल कहते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग thick oxide layer on the surface of metal, process of forming thick oxide layer on the surface of metal। कई बार इसको ये भी कह दिया जाता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब इन एल्यूमिनियम के केस में खाली इसको कंसिडर कर लिया जाता है। तो इन केस हम मान लेते हैं एल्यूमिनियम के केस में, तो एक्चुअल में जो एल्यूमिनियम की हम कहते हैं ना Al2O3 लेयर बन रही है, वो लेयर ऑक्साइड की तो है, लेकिन वो थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है, सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर है। बट अगर आपको ये चाहते हो आपकी ऑक्साइड की लेयर उस पर जमे, है ऑक्साइड की लेयर जमे और थिक जमे, तब आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम को जो सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप एल्यूमिनियम का एनोड बना दोगे, ठीक है, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी आपकी गैसेस इवॉल्व होनी है एनोड कैथोड पे वो इवॉल्व होंगी, ठीक है, और ऑक्सीजन आपकी एनोड पे इवॉल्व होगी, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जब होगी तो एनोड पे आपकी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी एल्यूमिनियम के साथ और क्या बना देगी, थिक लेयर। तो थिक लेयर जो बनेगी उसे हम कह देंगे कि क्या प्रोसेस हो गया, एनोडाइजिंग। और उसका रीज़न क्या होता है, उसके बाद वो जो आपकी थिक ऑक्साइड लेयर बनी है आप उसको डाई कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, एंड उसमें आप शाइनिंग आती है उसके बाद, एक तरह से जो आपकी लेयर है वो प्रॉपर आपकी शाइन करती है, एक अच्छा सा आपका जो भी आपको यूटेंसिल या वेसल बनाना है वो बना पाते हो, ठीक है। वो फर्दर एल्यूमिनियम शाइनिंग सरफेस देता है और रिएक्ट नहीं करता है। तो वो प्रोसेस इसलिए किया जाता है, एनोडाइजिंग मतलब प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि आप उस एल्यूमिनियम को और ज़्यादा यूजेबल और शाइनिंग सरफेस या शाइनिंग जो भी आप चीज़ बनाना चाहते हो वो बना सको, ठीक है।
तो क्लियर हो गया, एनोडाइजिंग प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, स्पेशली हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम के केस में। एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम में मैंने कैसे बताया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। एनोड के तौर पे आप एल्यूमिनियम यूज़ करोगे, वहाँ पे ऑक्सीजन आपकी इवॉल्व होगी एंड रिएक्ट करके मोटी सी परत बना देगी किसकी, ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ठीक। ओके, जो हमने पढ़ा अभी उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करें, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक कोई एलिमेंट है, हमें नहीं पता मेटल है नॉन मेटल है क्या है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कंपाउंड देता है जिसके की हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ओके, ठीक है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और वो कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। क्या होगा? कार्बन नॉन मेटल है, नहीं हो सकता। सिलिकॉन नॉन मेटल है, नहीं हो सकता। आयरन एंड कैल्शियम में से कोई एक होगा, ठीक है। आंसर है कैल्शियम। क्यों है? अब देखो, उसने पहला हिंट हमें क्या दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कुछ कंपाउंड बना रहा है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी हमने किया था ना, मेटल्स के केस में होती है, तो जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनके भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो मेटल तो यहाँ 2 ही हैं, कार्बन सिलिकॉन तो आपका नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात उसने क्या कहा, कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, तो एल्कलीज यानी एल्कली होना जरूरी है। एल्कली किसका है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपने पढ़ रखा है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आपका ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू आयरन। तो ये बेसिक नॉलेज अगर होगी ना, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव, तो अपने आप आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, फूड कैंस कोटेड विद टिन, आर कोटेड विद टिन आना चाहिए था, आर लगता है मैं खा गई। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक, बिकॉज टिन से कोटिंग होती है, जिंक से नहीं होती है। क्यों? जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ज़्यादा महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, अगर हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन होता तब तो बात कुछ और होती। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन एंड जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। अब देखो, कोटिंग जिस चीज़ की भी की जाती है ना, वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कोटिंग होनी चाहिए जो उस एलिमेंट को जिसके ऊपर आप कोटिंग कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट करे और खुद रिएक्ट ना करता हो, राइट। तो कोटिंग हम किसकी कर रहे हैं? टिन की, लेकिन जिंक की क्यों नहीं कर रहे? जाहिर सी बात है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, इसी वजह से। तो आंसर करेक्ट क्या आ गया हमारा? जिंक मोर रिएक्टिव देन टिन। वो ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, कोटिंग करने का फायदा भी नहीं, फालतू बेकार जाएगी, पैसे बर्बाद, है ना। इसलिए टिन से कोटिंग होती है, जिंक की नहीं होती। तो ये थे आज के टॉपिक्स जितने भी हमने पढ़े, थोड़े बहुत मेटल का, ऑक्साइड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट कर दी हैं। आगे अभी हमें और रिएक्शन करनी है वाटर के साथ, और कई सारी रिएक्शन हैं, ठीक है, फर्दर। तो जितना मैंने आज पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। पिछले लेक्चर, इसको जितने भी लेक्चर्स हैं उनको कॉन्टिन्यूटी में साथ के साथ रिवाइज करो, और बीच बीच में पिछले लेक्चर्स भी रिवाइज किया करो, अदरवाइज वो क्या होता है, अनटच्ड हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। प्लीज़ गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कैसी वीडियोस लग रही हैं, हेल्प मिल रही है, कुछ तो बताओ प्लीज़ 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 करो, ठीक है। लाइक शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ई एकेडमी ऐप डाउनलोड करके रखो, एंड ई एकेडमी एजुकेशन एंड ई एकेडमी स्कूल दोनों को आप सब्सक्राइब करके रखो, यानी दोनों चैनल को, ठीक है। और बैचेस साइंस के ऑलरेडी चल रहे हैं, वहाँ पे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कवर अप हो जाएगी। तो जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए, ठीक है। एंड अपने 1 डे एग्जाम्स, उनके लिए प्रिपरेशन जो आपकी चली हुई है उसको और बेहतर बनाइए। और हाँ, जिनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं वो भी अपनी तैयारी कर लो। इस फिराक में मत रहना कि सिर्फ ऑनलाइन पेपर हो जाएगा, हमें प्रमोट कर देंगे, ज़रूरी नहीं है। तब तक माहौल थोड़ा ठीक हो सकता है, थोड़ा क्या, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड पेपर आपके होंगे ऑफलाइन, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंजॉय करते रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि करियर बनाना भी बहुत ज़रूरी है ना। जैसे मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, वैसे ही आप कल को किसी को पढ़ाओगे। सो बाय बाय, टेक केयर।